अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हसीब भाई जो है ये लम्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी किया है और उसके बाद ये जॉब भी करते रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके बाद अब ये जुडिशरी की तैयारी के सिलसिले में जो है ये स्टडी कर रहे हैं अब आजकल, और चैम्बर को भी बाकायदा इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि ये बाकायदा यहाँ पे जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ ये हसीब साहब करेंगे। ये यहाँ पे जो आपको आपके सामने गुजारिशात पेश किया करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा मेन मकसद ये है, आपने देखा होगा कि वीडियोस में हमने किसी में भी ये नहीं कहा कि जी इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भाई को जिसको जनरली पढ़ने की ज़रूरत है और गाइडलाइन नहीं मिल रही है, वो अगर इसको देख लेगा और उसका मसला हल हो जाएगा तो हमारा जो मकसद है वो समझ लें कि हल हो गया। तो इसलिए हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि एक तो हम खुद पढ़ रहे हैं तो हमारी रिवीजन हो रही है, दूसरा ये कि इससे अगर किसी दोस्त की हेल्प हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। यही नाम है हमारा, यही हमारा मकसद है। तो हसीब साहब आप भी अपने आप को इस सिलसिले में तैयार करेंगे कि थोड़े दिनों के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको असिस्ट किया करूँगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। पार्ट बी है वारंट ऑफ अरेस्ट। पहले हम डिस्कस कर रहे थे समन, तो अब ये वारंट है। इसमें थोड़ी सी मैं डिस्क्रिमिनेट इसमें कर दूं कि जो समन होता है ना जी, वो ज़रा लीनियट किस्म का जो क्राइम्स होते हैं उनमें जारी किया जाता है, जबकि जो वारंट होता है ये ज़रा जो सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं उनके हवाले से जारी होता है। इसकी भी आगे दो किस्में होती हैं, वारंट बेलेबल होता है और नॉन बेलेबल होता है। अब हम इसको बाकायदा पढ़ना शुरू करते हैं। सेक्शन है 75, फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। पार्ट 1 है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट, के हर वो अरेस्ट वारंट जो कि कोई कोर्ट जारी करती है इस ज़ाब्ता के तहत शैल बी इन राइटिंग। पहली बात यह है कि वो लिखा हुआ होगा, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और उस पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज होगा उसके साइन होंगे। आर इन द केस ऑफ अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर कोई मजिस्ट्रेट्स का बेंच है यानी एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स उस केस को डील कर रहे हैं तो उनके साइन होंगे। बाय एनी मेंबर ऑफ सच बेंच, यानी उस पूरे के पूरे बेंच के साइन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन बेंच में से कोई एक मेंबर जो है उस बेंच का अगर वो इस पे साइन कर दे तो वो सफिशेंट होंगे। बेंच ऑफ द मजिस्ट्रेट बाय एनी ऑफ सच बेंच एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और उस पर अदालत की मोहर लगी हुई होगी। ये है 75 का पार्ट 1। पार्ट 2 है इसका कंटिन्यूएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी जो अरेस्ट वारंट होता है ये जब एक दफ़ा जारी हो जाता है तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो अदालत उसे कैंसिल कर दे या फिर वो एक्सिक्यूट हो जाए, कोई तीसरा तरीका नहीं है। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स, ये जारी ही रहेगा, इन फोर्स रहेगा अनटिल, उस वक़्त तक, इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट, जब तक कि जिस कोर्ट ने इसको जारी किया है वो इसको कैंसिल नहीं कर देती, और अनटिल इट इज़ एक्सिक्यूटेड, जब तक इसकी तामील नहीं हो जाती। उस वक्त तक कोई भी वारंट जब जारी हो जाता है तो वो अमल में रहता है, नाफजुल अमल रहता है। ठीक है जी। सेक्शन 76 है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, के कोर्ट ये कह सकती है कि आप सिक्योरिटी लें, जिसको बेल कहते हैं जी, एक किस्म की ये बेल ही होगी। ठीक है कि एनी कोर्ट इशूइंग ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, के जब किसी पर्सन को पकड़ने के लिए अदालत वारंट अरेस्ट जारी करती है, मे इन इट्स डिस्क्रेशन डायरेक्ट एनी इंडोर्समेंट ऑन द वारंट, और वारंट के पीछे वो ये तहरीर लिख देते हैं दैट के
इफ सच पर्सन एक्सिक्यूट्स अ बॉन्ड, कि जब वो मुचलका दाखिल करे या मुचलका दे या सिक्योरिटी दे विद सफिशेंट श्योरिटीज, यानी सफिशेंट श्योरिटी से मुराद यह है कि जामन दे, जो उसकी ज़मानत देंगे। बॉन्ड उसका अपना भी हो सकता है और जामनों का भी हो सकता है। फॉर हिज अटेंडेंस, कि वो हाज़िर होगा बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, एट अ स्पेसिफाइड टाइम, जो कि टाइम उसको वारंट, जो बंदा जिसको वारंट को एक्सिक्यूट करने जाएगा वो उसको टाइम देगा या अदालत उस वारंट के ऊपर टाइम लिख देगी, उस टाइम पे वो अदालत में हाज़िर आएगा। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद तक भी, अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट उसको ना आने की इजाज़त ना दे दे तब तक वो मुसलसल हाज़िर आता रहेगा, जो कि तारीखें जो एडजर्नमेंट्स अदालत देगी उस पर वो मुसलसल आता रहेगा। दी ऑफिसर टू होम द वारंट इज़ डायरेक्टेड, और वो बंदा जिसको वारंट जारी किया जाता है, दी डायरेक्टेड बाय द ऑफिसर टू होम द वारंट इज़ डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी, वो ऐसी ज़मानत लेगा। एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, और ऐसे बंदे को हिरासत से छोड़ देगा। वो नीचे वाली चीज़ें जो हैं ये उसके ऊपर, जो इंडर्समेंट जो होगी उसके ऊपर फलां चीज़ें ये जो नीचे दी गई हैं ये होंगी। क्या? इंडर्समेंट शैल स्टेट, इंडर्समेंट कहते हैं तहरीर जोरी को, बुनियादी तौर पे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे भी लिखी जाती है या उनके ऊपर लिखी जाती है, ये वही इंडर्समेंट है। इसको तहरीर कहेंगे यहाँ पे, कि ये तहरीर होगी। द नंबर ऑफ श्योरिटीज, के जामनों की तादाद कितनी है, ठीक है। The amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound, के जामन जो है वो कितनी रकम के जामन हुए हैं, 50,000 के हुए हैं, 1 लाख के हुए हैं। अगर 1 लाख के हुए हैं तो 50,000 एक जामन देगा और 50,000 दूसरा जामन देगा। या इस तरह होगा कि ये जो जिसके लिए वो वारंट जारी हुआ है वो कहेगा कि मैं लाख रुपया दूंगा। ठीक है। जो आपने अगर मुचलका जात अगर कभी देखे हो तो उनके ऊपर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ऊपर वाली जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो होता है जो कि यूज होता है, और नीचे वाला जामन के लिए होता है कि फलां बंदे को, मुझको, वो कहता है जो मुल्ज़म होता है कि मुझको इतने पैसे जमा करवाने की हदायत हुई है अदालत में मुचलका जमा करवाने की। नीचे जामन कहता है कि फलां बंदा जो ऊपर दर्ज है इसको अदालत ने कहा है कि मुचलके जमा करवाओ। ठीक है। तो मैं ये वादा करता हूँ, ये सिक्योरिटी देता हूँ, ये ज़मानत देता हूँ कि ये बंदा अदालत में पेश आता रहेगा, और अगर ये ना आएगा तो ये जो मैं 50,000 का जामन बना हूँ मेरी फलां प्रॉपर्टी कुर्क कर ली जाए, या मेरी कोई प्रॉपर्टी भी जो है वो कुर्क करके ये पैसे ले लिए जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। ये उस मुचलके का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर ये बात लिखी हुई होती है। ठीक है। और इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि फलां तारीख को ये बेल। दो तरह के मुचलके जमा होते हैं ना ब्रदर, कि एक होती है प्री रेस्ट बेल और एक होती है पोस्ट रेस्ट बेल। ठीक है। जो प्री रेस्ट होती है उसमें वो उस तारीख तक जाता है जब तक उसकी कंफर्म नहीं हो जाती। ठीक है। जब सेशन जज साहब उसकी बेल कंफर्म कर देते हैं तो वो कहते हैं कि नीचे वाली कोर्ट में, जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चलना है, उस कोर्ट में जाके इतने लाख के मुचलके या इतने हज़ार का मुचलका जमा करवाओ। वहाँ पे फिर वो मुचलका और फॉर्म में जमा होता है, जो ऊपर वाली अदालत होती है उसमें और फॉर्म में जमा होता है। ठीक है। वहाँ ये नीचे जो है फिर 6 कापियाँ लगती हैं, ऊपर 1 कापी लगती है। ठीक है जी। अच्छा जी। रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, ये वही मुचलका जो है, रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड, ये फॉरवर्ड होनी है। वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। वही रिकॉग्निजेंस, यानी ये रिकॉग्निजेंस बेसिकली सिक्योरिटी है। ठीक है। कि ये सिक्योरिटी जो है ये जो ऑफिसर लेगा ये कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा जिस कोर्ट ने उसको बुलाया है। ठीक है। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। आगे आ गया जी 77 वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। वारंट्स किसको दिए जा सकते हैं कि कौन इनको एग्जीक्यूट करेगा। नंबर 1, a warrant of arrest shall ordinarily be directed to 1 or more police officers। एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसरों को
डायरेक्ट वारंट जारी किया जा सकता है उनके नाम, बट एनी कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट, लेकिन कोई भी कोर्ट जो ऐसे वारंट को जारी कर रही है मे, इफ इट्स इमीडिएट एक्सिक्यूशन इज नेसेसरी, और अगर ऐसे वारंट की फौरन तामील यानी ज़रूरी हो, एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, और कोई पुलिस ऑफिसर फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है, तो अब इस मे को हम इस डायरेक्ट के साथ पढ़ेंगे। मे डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन, ये किसी और बंदे को भी जारी हो सकता है, आर पर्सन या एक से ज्यादा अशखास को जारी हो सकता है, एंड सच पर्सन आर पर्सन, तो ऐसा शख्स या अशखास शैल एक्सिक्यूट द सेम, वो इसकी तामील करेंगे। इसका पार्ट 2 है वारंट्स टू सेवरल पर्सन्स, एक से ज्यादा अशखास को जब वारंट जाते हैं, व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स और पर्सन देन वन, एक से ज्यादा अफसर या अशखास को जब वारंट जारी होता है, इट मे बी एक्सिक्यूटेड बाय ऑल, तमाम भी इसकी तामील कर सकते हैं, और बाय एनी वन आर मोर ऑफ देम, अगर 5 बंदों को है एक या एक से ज्यादा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये क्लियर हो गया है। आगे आ गया जी 78 है, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स एटसेट्रा, ये गांव वगैरह के लिए है बेसिकली। अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट मींस अ मजिस्ट्रेट, ये फर्स्ट क्लास की बात है, ये बात याद रखने वाली है वैसे, ठीक है, कि हम एक पढ़ेंगे पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट आएगा और हम इसका 3rd शेड्यूल भी पढ़ेंगे, और 2nd शेड्यूल तो है वो कि जहाँ पे कौन सा क्राइम जो है बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कंपाउंडेबल है, कौन सा नॉन कंपाउंडेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। पहले पार्ट में आएगा कि जुर्म कौन सा है, उसकी नौयत क्या है और कौन सी कोर्ट सुनेगी। ठीक है, ये 8 कॉलम्स होते हैं जो 2nd शेड्यूल होता है। ठीक है, मगर जो 3rd शेड्यूल है बहुत कम लोग इस बात को स्टडी करते हैं कि जो 3rd शेड्यूल है ये पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट्स है, वहां पे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3rd शेड्यूल में। ठीक है, ठीक है, तो ये सीआरपीसी के अंदर 3rd शेड्यूल है। अगर हमारे व्यूअर्स अगर कहीं इसको देखते हैं तो वो इसको बड़ा मज़ेदार पाएंगे कि पावर्स जो हैं डायरेक्ट होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं सीआरपीसी से, वो बेसिकली शेड्यूल के अंदर से होती हैं। माखुज जो है पावर्स का, मजिस्ट्रेट्स की पावर्स का, वो बेसिकली 3rd शेड्यूल है। ठीक है जी। आ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट वारंट टू एनी लैंड होल्डर, किसी जिम्मेदार को वो वारंट जारी हो सकता है, फॉर्मर या जिम्मेदार को हो सकता है, और मैनेजर ऑफ द लैंड, ये हम पीछे पढ़ आए हैं। ठीक है ना, वही है, फार्मर और मैनेजर ऑफ लैंड within his district or subdivision for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender or person who has been accused of non-bailable offence and who has eluded pursuit। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो जिम्मेदार को, मैनेजर को अपने इलाके, अपने ज़िले, या ये बात भी कंसिडरेबल है, बड़ी रिमार्केबल है कि ये मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होता है जब तक ऊपर डिवीजन होके आना जाए कि आप सिर्फ इतने इलाके के मजिस्ट्रेट हैं, अदरवाइज एक मजिस्ट्रेट पूरे डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होता है। सही। ठीक है, ये बड़ी बात कंसिडरेबल है जी। अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट या अपनी सब डिवीजन में जहाँ पे फारदा के इस इलाके में फारदा अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, जो एस्केप्ड कन्विक्ट वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पैरोल पे गए हुए होते हैं। ठीक है जी। एस्केप्ड कन्विक्ट को पकड़ने के लिए, किसी इश्तिहारी को पकड़ने के लिए, या ऐसे बंदे को पकड़ने के लिए जिसने कोई नॉन बेलेबल नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है, या जो बंदा अपनी पड़ताल को छुपाने के लिए भागा हुआ है, परसूट को एल्यूड कर रहा है, भाग रहा है, उसको पकड़ने के लिए ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, ये लैंड होल्डर को, फार्मर को, मैनेजर ऑफ लैंड्स को
ये वारंट जारी कर कर सकता सकता है अपने इलाके की अब उसकी जो अपनी यूरिसडिक्शन है उसके अंदर। वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट में और सब डिवीजन में पूरे में होते हैं ना, लेकिन आप इसको चेक करते होंगे कि ये मजिस्ट्रेट्स के पास मुख्तलिफ थाने होते हैं बिल्कुल। कि शाहकोट थाना किसी के पास है, सदर थाना किसी के पास है, कसोवाल थाना किसी के पास है। तो इस तरह ये थानों की डिवीजन जो ऊपर सेशन जज साहब वो इसकी डिवीजन करके भेजते हैं। पिछले वक्तों में कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स बेसिकली वो इनको डायरेक्ट कर रहे होते थे जब सिविल इंतज़ामिया और जुडिशल इंतज़ामिया जो थी वो इकट्ठी हुआ करती थी उस वक्त। तो उस वक्त फिर ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हुआ करते थे वो उनको जो है पुलिस का ही हिस्सा होते थे वो तकरीबन, वो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी इकट्ठी होती थी। लेकिन अब ये अलग अलग है, अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होती हैं बेसिकली, ठीक है। यानी अब डीसीओ साहब का डायरेक्टली इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, ठीक है जी। नंबर 2 है इसका, सच लैंड होल्डर फार्मर और मैनेजर शेल एक्नॉलेज इन राइटिंग, वो इस बात का को एक्नॉलेज करेगा, मानेगा, साइन करेगा द रिसीट ऑफ द वारंट, के वारंट के वसूल होने की वो तहरीर रसीद बनाकर देगा। एंड शेल एक्सिक्यूट इट, और इसको नाफज करेगा, इसकी तामील करेगा। इफ़ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड, कि वो बंदा जिसको पकड़ने के लिए वो जारी हुआ है, इज इन वो है, आर इंटर जोन या दाखिल होता है, हिज लैंड उसकी ज़मीन में, आर फार्म या उसके फार्म में, आर द लैंड अंडर हिज चार्ज या उस ज़मीन में दाखिल होता है जो इसकी चार्ज में है, जो इसके कब्जे में है, जो इसकी देखभाल में है, उस लैंड पर आता है या उसमें दाखिल होता है या उसके फार्म में आता है रिस्पेक्टिवली, या फिर उस ज़मीन में आता है जो इसके चार्ज में है, जो उसके तसर्रुफ में है। इसमें बेसिकली मुझे जो लगता है ना सर ये है कि जिस तरह बड़े ज़मींदार होते हैं उनके मज़ारे वगैरह होते हैं जो उन्होंने काम रखे होते हैं ज़मीनों पे या उन्होंने बिठाए होते लोगों को, अब वो जो लोग हैं वो कोई क्राइम कमिट करके भाग गया है तो वो जो उस ज़मीन का मालिक है कोर्ट उसको कह देती है कि भैया तुम्हारा जो भी वापस आता है इधर, इन केस हो सकता है कि उसका मुलाजिम भी हो अगर तो उसके नाम पे तुमने जो है ना ये इसका वारंट, बिल्कुल ये इस तरह भी हो सकता है जी। इसका पार्ट 3 है, सही कह रहे हैं हम, पार्ट 3 है, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड। अब ऑप्शन तरीका बता दिया क्या करना है। ऐसा बंदा जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है वो पकड़ा जाता है, ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, तो वो फौरन उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देगा। Who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction in the case, तो वो पुलिस वाला जो है वो उसको फौरन उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा जो जिसको उस इलाके में इख्तियार समात हासिल है, ठीक है। अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 76, जब तक सेक्शन 76 जो अभी हम पढ़े हैं जो जब तक उससे ये इस तरह की सिक्योरिटी ना ले ली जाए कि वो पेश होगा। तो अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता या उसे नहीं ली जाती तो वो फौरन जो बंदा जब पकड़ेगा तो वो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देगा, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वाला जो ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर वो फौरन उसको ज्यूरिसडिक्शन वाले इख्तियार समात वाले मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करेगा। आगे है जनाब 79, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। ऊपर वाला तो लैंड होल्डर को था ना, या पुलिस को है। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर, कि वो वारंट जो किसी पुलिस ऑफिसर को जारी हुआ है, मे आल्सो बी एक्सिक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड आर इंडोर्स्ड, कि वो एक एसएचओ को हुआ है मिसाल के तौर पे, या किसी सब इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर को जारी हुआ है, तो वो आगे किसी बंदे को तफवीज़ कर सकता है वो पावर कि आप इसको जो है वो अरेस्ट करें, ठीक है, किसी और को भी कह सकता है। हाँ जी, यानी अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एक्सिक्यूटेड, वो तामील कराया जा सकता है बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, किसी और पुलिस ऑफिसर से, हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट, जिसका नाम उस वारंट पे उस अफसर ने लिख दिया जिसको वो जारी हुआ है, ठीक है, बाय द ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड आर इंडोर्स्ड, यानी उस
उसका नाम वो ऑफिसर लिखेगा जिसको वो वारंट जारी अदालत ने किया है, वो आगे नाम लिख के मिसाल के तौर पे ए है बी है, मिसाल ए को वारंट जारी हुआ है, ए बी की जिम्मेदारी लगा देता है कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया। सेक्शन 80 है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एक्सिक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट, के पुलिस ऑफिसर या वो बंदा जो वारंट की तामील कर रहा है, शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, कि जिस बंदे को पकड़ना है उसको बताएगा कि इस वारंट के ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसको बताएगा। एंड इफ सो रिक्वायर्ड, अगर वो बंदा तलब करे, शैल शो हिम द वारंट, तो फिर उसको वारंट शो भी कर देगा कि ये वारंट है, ये आप देख लें, अदालत ने आपको पकड़ने के लिए वारंट जारी किया है। ये हमारी 80 सेक्शंस तक हो गए हैं जी। अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में करते हैं।